जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेसिकली इज नोन एज इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जैसे हमने शुरू में कॉस्टिंग में पढ़ा था कि हमारी दो किस्म की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब लाइक अगर ये रॉ मटेरियल है, मटेरियल हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है। अगर ये मैं एक चार्ट सा बना रहा हूँ, थोड़ा इसको देखिएगा। यानी यहाँ पर हमारा मटेरियल स्टोर है, और यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और यहाँ पे हमारी फिनिश गुड स्टोर है। ठीक है, प्रोसेस, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पड़ा हुआ है कि आपका जो है बेसिकली मटेरियल जो है वो पुट किया जाता है प्रोसेस में। ठीक है, और प्रोसेस के बाद ये प्रोडक्शन तैयार होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है फिनिश गुड्स में। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि बेसिकली जो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, मटेरियल, लेबर और अदर देन मटेरियल, लेबर जो एक्सपेंसेस है। अब जो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है, जितना भी डायरेक्ट मटेरियल है वो सारे का सारा हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस को डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो हमारा ट्रांसफर होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। यानी जितनी डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाएगी और प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड होगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है वो सारी की सारी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड को ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, इसी तरह लेबर में भी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी प्रोडक्शन प्रोसेस को ट्रांसफर होगी, प्रोसेस अकाउंट को, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर होगी। सेम एक्सपेंसेस में जो कि मोस्टली इनडायरेक्ट ही होते हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे आपने एक मशीन हायर की, उस पर आप रेंट पे कर रहे हो और वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेट करती है, तो हम उसकी कॉस्ट को डायरेक्टली प्रोडक्ट को एलोकेट कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी फैक्ट्री ओवरहेड को ट्रांसफर होगी। ठीक है, जब सारी कॉस्ट, यानी व्हेन ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट, all indirect cost is transferred to फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी जितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड को ट्रांसफर होती है। जिस वक्त कॉस्टिंग यानी सारी कॉस्ट हम ट्रांसफर कर देते हैं, एंड देन फिर हम यहां से ट्रांसफर करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड से प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट अब हम प्रोसेस को ट्रांसफर करेंगे, तब जाकर मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट मुकम्मल होगी। ठीक है, यानी प्रोसेस अकाउंट में कॉस्ट में दोनों डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों होती हैं, यानी इसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट भी होगी, इसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होगी। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोसेस को आती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो रूट होती है थ्रू फैक्ट्री ओवरहेड, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नाउ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफओएच टू प्रोसेस। ठीक है, जितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट है पहले सारी एक्यूमुलेट होती रहती है फैक्ट्री ओवरहेड में, एंड फाइनली इट विल बी ट्रांसफर टू द प्रोसेस अकाउंट। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस अकाउंट को हमारी ट्रांसफर हो जाती है, राइट। अच्छा, अब ये जो हमने इस चैप्टर में, यानी ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमने डिस्कस ये करना है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम कैसे फैक्ट्री ओवरहेड से ट्रांसफर करेंगे। जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? दो स्टूडेंट से मैसेज किया हमें आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। अच्छा, तो ठीक है, ये आप ग्रुप में जरा, एक बच्चे ने डाल दिया, आप डाल दें उन बच्चों को कि क्या मसला है। ये मेरा ख्याल है उनको ऑडियो ऑन नहीं है, उसकी वजह से उनको आवाज नहीं आ रही।
ओके, ये जो मैंने लाइन लिखी है, दिस वन, इसको मैं रेड कलर कर रहा हूं, ये हमारा पूरा चैप्टर है। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम एफओएस टू प्रोसेस। अब मैं यहां लिखता हूं हाउ टू ट्रांसफर इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी प्रोसेस कॉस्ट में। ये हमारा पूरा चैप्टर है जो हमारा इस पर बेस करता है, दिस वन। इसमें हम पढ़ेंगे टोटल 6 स्टेप्स। स्टेप 1, ये मैं पहले स्टेप लिख रहा हूं, फिर एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा आपको। दिस इज नॉन एज एलोकेशन। फिर स्टेप 2, apportionment. Then step 3, this is reapportionment. Step 4, absorption rate. Step 5, absorbed overheads. जैसे मैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालता हूं स्टेप 5 में, तो ये कॉस्ट ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद एक स्टेप हम और पढ़ेंगे, आखिरी स्टेप, विच इज स्टेप नंबर 6। ये पूरे चैप्टर के स्टेप्स लिख रहा हूं। क्लोज, अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ठीक है जी, ये 6 स्टेप्स हैं। अच्छा, जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान देयर आर 2 टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स, 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। 2 किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स नाम से जाहिर है कि ये वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेकंड इज सर्विस डिपार्टमेंट्स। Please keep in mind, service departments are not non-production department, are not non-production department. ये प्रोडक्शन से ही रिलेट करते हैं। इसमें और उसमें फर्क क्या है? हर वो डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से एंगेज है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। लेकिन उनको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज चाहिए। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उनको हम नाम देते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है, उसका काम ये तो नहीं है कि वो प्रोडक्शन करे, वो तो हर किस प्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। लाइक अगर कोई मशीन खराब हो जाती है, प्लांट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज अवेलेबल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर द सिक्योर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, इसी तरीके से आपका रॉ मटेरियल जो इशू करता है, दैट इज स्टोर डिपार्टमेंट। अब स्टोर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है। इसको हम नाम देंगे सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से कैंटीन भी आपका सर्विस डिपार्टमेंट है, क्योंकि एज पर फैक्ट्रीज एक्ट जो एक फैक्ट्रीज हैं उनके लिए मस्ट है कि वो अपनी सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करें और कैंटीन्स बनाएं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, राइट, यानी वो खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो लिहाजा अब सवाल ये है कि जिस वक्त आप एक प्रोडक्शन शुरू करते हो तो उसमें कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी हैं, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो व्हाट इज एन एलोकेशन? एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग specific cost to specific
डिपार्टमेंट। यानी क्या मतलब हुआ कि समटाइम एक कॉस्ट ऐसी होती है जो कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती है, उसकी कॉस्ट उसी डिपार्टमेंट को हम ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी पे कर रहे हैं। अब चूंकि ये सैलरी जो आप पे कर रहे हो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर की है, तो लिहाजा इसकी कॉस्ट मैं डायरेक्टली एलोकेट कर दूंगा सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट को। अब जैसे कुक है, अब जो कुक है उसकी जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो कैंटीन को ट्रांसफर करूंगा। यानी ऐसी कॉस्ट जो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती है वो कॉस्ट उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता जाऊंगा। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एलोकेशन। सेकंड आ जाता है अपोर्शनमेंट। अच्छा, अब जिस वक्त ये सारी कॉस्ट आपने ट्रांसफर कर दी, अब कुछ कॉस्ट अभी आपकी ऐसी भी होंगी जो किसी एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स या मोर देन वन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्या हर डिपार्टमेंट का सेपरेट बिल आएगा? आंसर इज नो। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एज अ होल एक बिल आया है ऑर्गेनाइजेशन को। अब आपने उस बिल को अपोर्शन करना है टू द ऑल प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज अपोर्शनमेंट। सो अपोर्शनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कॉमन कॉस्ट। इसको मैं कॉमन कॉस्ट कह सकता हूं कि ये वो कॉस्ट है जो किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं है, ये कॉमन कॉस्ट है टू मोर देन वन डिपार्टमेंट्स। लेकिन इससे आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लिखते हैं ऑन फेयर बेसिस। यानी ये ना हो कि आप ठीक है इक्वली डिवाइड कर दो, नहीं, उसके पीछे एक बेस होनी चाहिए और उस बेस के मुताबिक आप उसको ट्रांसफर करोगे, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करोगे। जिस वक्त आपके ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट, उस वक्त आपकी कॉस्ट जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर हो चुकी होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट सारे डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर हो चुकी होती है। यानी ये जितने फैक्ट्री ओवरहेड में कॉस्ट आ रही है, ये सारी की सारी प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखिए, जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्चुअली प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, तो इसकी कॉस्ट भी प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। तो लिहाजा तीसरा ये हम करते हैं स्टेप पे कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट है वो हम ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रीअपोर्शनमेंट। यानी इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, कि अब आपने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उसकी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर करना है। ये जो मैंने 3 स्टेप लिखे हैं आपके सामने, दिस वन, स्टेप 1 2 3, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, दिस वन, ये 3 एक शीट में बनते हैं, कंटिन्यूस शीट होती है, उसमें ये तीनों को हम यूज करते हैं। ठीक है, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट। ठीक, अच्छा, अब इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, और एक शीट बनती है जैसे मैंने आपको कहा था, इसको हम कहते हैं ओवरहेड अपोर्शनमेंट शीट। ठीक है, लाइक ओवरहेड्स अपोर्शनमेंट। अब यहाँ पर हम ओवरहेड्स लिखते हैं, जो भी हमारे ओवरहेड्स हैं उनके नेम लिख लेते हैं जो जो क्वेश्चन में हमें दिए होते हैं। उसके बाद फिर हम उसको बेसिस लेते हैं कि किस बेस पे अपोर्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिपार्टमेंट्स लिखते हैं। अब डिपार्टमेंट्स में तरीका ये होता है कि पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कटिंग डिपार्टमेंट। अब कटिंग डिपार्टमेंट जो है दैट इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसी तरीके से सेकंड हम लेते हैं जी
इसको कर ले कटिंग के बाद फिनिशिंग डिपार्टमेंट और कलरिंग डिपार्टमेंट, और दो हम सर्विस डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और एक ले लेते हैं हम स्टोर डिपार्टमेंट। अब इस ये जो तीन डिपार्टमेंट है, दीज आर नोन एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। इसको मर्ज कर लेंगे, ये एक ये आ जाएगा हिस्सा इससे रिलेटेड, और उसके बाद ये सर्विस डिपार्टमेंट्स, ये इसकी हेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, अगर एक से दो से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट हो आप दो से ज्यादा लिख दें। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या होता है, एक तरतीब रखनी है, जैसे हमने पढ़ा एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट। ठीक है, एलोकेशन का कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में, जो एक्सपेंस आपको शीट में दिया हो और वो ऑलरेडी एलोकेटेड हो। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन भी रख लेता हूं ताकि इसके मुताबिक हम उसकी वैल्यूज उठाते जाएं। ये देखिएगा, ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये इस तरह डाटा दिया होता है। ये ऊपर देखिएगा एस्टिमेटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं, सुपरविजन, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट, अर्न लीव, मेंटेनेंस कॉस्ट, पावर डेप्रिसिएशन, रेंट ऑफ बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको मशीन 1 और मशीन 2, ये एक्चुअली मशीन वाइज क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं अभी और चलते हैं इससे आगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, दिस वन। अब इसमें ये तीन डिपार्टमेंट्स जो है, मशीन शॉप ए, मशीन शॉप बी और असेंबली डिपार्टमेंट्स, ये तीन ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम इसके मुताबिक इसको चेंज कर लेते हैं, मशीन शॉप ए, मशीन शॉप बी और असेंबलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है जी, और सर्विस डिपार्टमेंट्स में अगर आप देखें तो कैंटीन और मेंटेनेंस दिए हुए हैं, कैंटीन और मेंटेनेंस, ये सर्विस डिपार्टमेंट्स ही हैं। अब ये सारा डाटा हमारे सामने है। अब इसमें से ये ओवरहेड्स आपने देखने हैं, देखें ये ओवरहेड्स यहां से शुरू हो रहे हैं। पहला है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस इज नॉट ओवरहेड्स, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है जिसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। हम इस वक्त जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर है। तो हम इनडायरेक्ट वेजेस से स्टार्ट करेंगे, राइट, इनडायरेक्ट वेजेस से। अब इनडायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं, कंज्यूमेबल मटेरियल्स हैं, रेंट है, बिल्डिंग इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट, पावर, डेप्रिसिएशन, ये सारे हेड्स दिए हुए हैं। इससे नीचे कुछ बेसिस दी हुई है, एरिया इन स्क्वायर फीट, वैल्यू ऑफ मशीन्स, पावर यूजेज, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन यूजेज। पहला काम एलोकेशन। एलोकेशन कैसे पता लगेगा कि मैंने किसको एलोकेट करना है, किसको पोर्शन करना है। ऑलवेज रिमेंबर जो कॉस्ट आपको ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज दी हुई है वो एलोकेटेड कॉस्ट है। यानी इनडायरेक्ट वेजेस अगर आप देखो तो टोटल 313,820 है, जिसमें शॉप ए, बी, असेंबली, कैंटीन और मेंटेनेंस सबको सबकी कॉस्ट गिवन है। और अगर इन सबको मैं टोटल करूंगा तो ये टोटल के इक्वल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एक कॉलम और भी बना लेते हैं जिसको हम टोटल का कॉलम कहते हैं, टोटल। तो सबसे पहले इसमें से वो आपने क्वेश्चन में से लेने होते हैं जो एलोकेटेड है, एलोकेट करने हैं। एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द स्पेसिफिक कॉस्ट टू स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स या डिपार्टमेंट। अब मैं सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस लेता हूं। अब इनडायरेक्ट वेजेस के लिए बेस कोई नहीं है, इस बेस में लिखूंगा एलोकेटेड।
यानी ये एलोकेटेड है, ऑलरेडी एलोकेटेड है। अब टोटल अमाउंट है 313820। अब मशीन ए की कॉस्ट है 34344, मशीन बी की कॉस्ट है 36760, असेंबली की कॉस्ट है 62696, कैंटीन की कॉस्ट है 118600, मेंटेनेंस 61420। और अभी आप ज़हन में रखें, ये मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, अभी जस्ट ऊपर जो 3 पॉइंट्स हैं उसको शो करने के लिए, उसको जरा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डाटा से उठाया है, सिर्फ उस डाटा को देख रहे हैं। पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने नहीं पढ़ा, ठीक है, और अभी फिलहाल मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अब आगे चलिए, देखिए उसके बाद कंज्यूमेबल्स दिए हुए हैं 67,600, जिसको इनडायरेक्ट लेबर भी कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, सॉरी, और ये भी डिपार्टमेंट वाइज है। एलोकेशन का ये भी मतलब नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट में हो। अगर किसी एक डिपार्टमेंट की ये कॉस्ट नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है, तो ये भी आपकी एलोकेटेड है कंज्यूमेबल्स। ये भी एलोकेटेड है, इसकी बेस में मैं एलोकेटेड लिखूंगा। अब देखिए ये कॉस्ट है 67,600, और इसमें जो ए मशीन शॉप ए है उसमें 25,600 ट्रांसफर करनी, मशीन शॉप बी में 34,800, असेंबलिंग में 4800 और कैंटीन में 2400, ठीक है। और अगर इन चारों को प्लस करके देखूंगा तो ये एग्जैक्टली 67,600 ही आ रहा है, ठीक है। तो मेंटेनेंस में मैं 0 कर दूंगा। इसके अलावा देखते हैं, आगे चलिएगा, रेंट। अब देखें रेंट की टोटल कॉस्ट दी हुई है 66,800, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज देखो तो ये कॉस्ट नहीं दी हुई। इसका मतलब है कि ये कॉमन कॉस्ट है, इसको मैंने यहां पर इन तमाम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपॉर्शनमेंट, राइट। लेकिन पहला स्टेप ये देखना है कि एलोकेशन किन के लिए करनी है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन देखते चले जाओ, एरिया इन स्क्वायर फीट से तो आपकी बेसिस शुरू हो रही है, इससे पहले तक कोई और कॉस्ट ऐसी नहीं है जो एलोकेटेड हो। ये मेरा मुकम्मल हो चुका है पहला स्टेप, एलोकेशन। इसी से नीचे मैं अपॉर्शनमेंट शुरू कर दूंगा। अब जब मैं अपॉर्शनमेंट शुरू करता हूं तो इसमें पहला हेड है मेरा रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स। अब इसके लिए बेस क्या होनी चाहिए? बेस देखिए, हमने एक लाइन पढ़ी थी, अगर आपको आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द कॉमन कॉस्ट टू मोर देन वन डिपार्टमेंट्स ऑन फेयर बेसिस। अब फेयर बेसिस का मतलब क्या है? ऐसी बेस जो उसको जस्टिफाई करे। अब रेंट और रेट्स के लिए नीचे देखिएगा, आपको 5 बेसिस दी हुई है, इनमें से एक बेस आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में एक बेस एक से ज्यादा को भी एलोकेट हो सकती है, यानी 2 के लिए भी बेसिस बन सकती है। अब रेंट के लिए एरिया इन स्क्वायर फीट है, वैल्यू ऑफ मशीन है, पावर यूजेज है, और डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन यूजेज आवर्स। मुझे अब आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बताइए रेंट एंड रेट्स के लिए इन 5 में से कौन सी बेस्ट बेस है? सर एरिया यस, गुड, एरिया इन स्क्वायर फीट। क्योंकि देखें, जिस वक्त आप एक रेंट पे कर रहे हो फैक्ट्री का, सपोज मैं जो रेंट पे कर रहा हूं वो फिक्स है, ऑब्वियसली मैंने पे कर दिया। अब जिस डिपार्टमेंट में ने ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है उसको ज्यादा रेंट एलोकेट होना चाहिए, जिसने कम कवर किया हुआ है उसको कम एलोकेट होना चाहिए। तो लिहाजा अब मैं क्या करता हूं कि ये इसके सामने बेस लिखूंगा एरिया। अच्छा, अब टोटल देख लें, टोटल अमाउंट दी हुई है 66,800। अब मैंने इनको अपॉर्शन करनी है, इन पांचों को, तो इसके लिए मुझे एरिया इन स्क्वायर फीट चाहिए, ये गिवन है। इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं यहां ले आता हूं, यहां, ठीक है। उससे तो ये एक वर्किंग हम बनाते हैं जिसके अंदर ना सिर्फ बेसिस की एक कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ले रहा हूं रेशियो ऑफ एरिया इन स्क्वायर फीट। अब रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या बनेगी जरा गौर से देखिएगा, 20, 24, 30, 12, 4000, ठीक है।
यानी रेशो अगर मैं देखूं 20 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 12 और 4, इसको अगर मिनिमाइज करूं तो ये सारा का सारा 4 पे डिवाइड हो जाता है, 2 पे डिवाइड होता है सॉरी, तो ये आ जाएगी रेशो 10 रेशो 12। वैसे मिनिमाइज ना भी करूं तब भी सॉल्व हो जाता है, 15 और 6 और 2। ठीक है, ये मैंने एक बेस रेशो बना ली। तो अब मैंने एलोकेट करना है 66,800 को। ठीक है, तो सम ऑफ रेशो निकाल लें 10, यानी सम ऑफ रेशो अगर देखें, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है एग्जाम में करने की, सिर्फ इस वक्त मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 10 + 12 + 15 + 6 + 2, ये 45। तो मशीन ए को कैसे कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे, 66,800 लेंगे, मल्टीप्लाई करूंगा इसको, इसकी रेशो है 10। ठीक है, जो मशीन शॉप ए है इसकी रेशो है 10, 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 45। तो ये 14,844 जो कॉस्ट है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गई मेरी मशीन शॉप ए को। अब इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लूंगा तो मेरा सारा हो जाएगा। अब देखो मैं करने क्या लगा हूं, सेकंड में क्या करूंगा, 66,800 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी रेशो 10 नहीं है, इसकी रेशो 12 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइडेड बाय 45। सेम इसी तरह इसकी रेशो है हमारे पास 15, इसकी रेशो है 6 और इसकी रेशो है 2। ठीक है, अब ये पांचों को एलोकेट जो मैंने किया है, ये पांचों को जो एलोकेट किया इसको जब मैं सम करूंगा तो ये एग्जैक्टली उसी अमाउंट के इक्वल आ रही है। आप नीचे बार्स में देख सकते हो 66,800। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ आई है आप लोगों की नहीं? जी सर, आगे। ठीक है, हाँ जी, ये सिंपल मैथमेटिकल रूल है कि 10/45, 12/45, 15/45, 6/45, 2/45। तो एक आसान तरीका ये होता है कि हम रेशो ले लेते हैं और रेशो पे ट्रांसफर करते जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बिल्डिंग इंश्योरेंस। बिल्डिंग इंश्योरेंस, अच्छा इसका भी जरा बेस बताइएगा, व्हाट शुड बी द बेस्ट बेस, एरिया इन स्क्वायर फीट, वैल्यू ऑफ मशीन, पावर यूजेज और डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन यूजेज आवर्स। तो बिल्डिंग एरिया होगा सर, जी, एरिया होगा। यस, ये भी बिल्डिंग भी एरिया पे ही मूव करेगी और इसकी रेशो ऑलरेडी हमारे पास है, सेम वही रेशो होगी, लेकिन इसकी अमाउंट जो है वो हमारे पास है 9600। ठीक है, अब मैं इसको एलोकेट करता हूं 9600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 45। सेम वही कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रिपीट की जो इससे ऊपर की हुई है, सिर्फ और सिर्फ यहां अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी। और अब मैं इसको पहले कॉपी करके, सॉरी, इसको कॉपी करके यहां ले आता हूं और उसके बाद बेस चेंज करता जाता हूं। दूसरे की रेशियो थी 10, मशीन शॉप बी की 12, थर्ड की रेशियो थी, पहले की 10 थी, सॉरी, पहले की 10, दूसरे 12, थर्ड 15, फोर्थ 6 और लास्ट में 2। ये अब इन पांचों को ऐड करूंगा तो एग्जैक्टली 9600 आ रहा है मेरे पास। ठीक है जी, बिल्डिंग इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट है हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट, अच्छा हीट एंड लाइट के लिए भी अब आपने फेयर बेसिस पर देखना है बेस्ट क्या हो सकता है। अगेन वही 5 बेसिस है मेरे पास, एरिया, वैल्यू ऑफ मशीन, पावर यूजेज, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन यूजेज आवर्स। तो बताइएगा कि ये हीट एंड लाइट किस पे होना चाहिए? पावर एरिया यूजेज। पे सर, अच्छा, एरिया पे होगा सर। एरिया पे होगा। ठीक है, देखो एक चीज याद रखिएगा कि ये पावर की जो कॉस्ट है ये सिर्फ मशीन्स के लिए होती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी में सुना हुआ है 3 टैरिफ्स होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक,
एक होता है कमर्शियल, एक होता है इंडस्ट्रियल। जो इंडस्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से बहुत हाई वोल्टेज होती है, जिसकी वजह से उसका रेट बहुत हाई होते हैं। तो जब कंपनी फैक्ट्री में लगवाएगी इलेक्ट्रिसिटी, वो सिर्फ मशीन्स के लिए होगी। तो लिहाजा ये बाकी लाइट्स जो है वो सारी कमर्शियल होती हैं। इस वजह से याद रखिएगा, हीट एंड लाइट के लिए सबसे बेस्ट जो होती है ना बेस, वो होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स जिसको कहते हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर जो उससे करीब तरीन है वो एरिया कंसिडर होगा। जो एरिया ज्यादा कवर होगा वो ये विल अज्यूम दैट कि यहाँ पर लाइट ज्यादा है, जो कम है उसमें उससे कम होगी। ठीक है, जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है उसमें लाइट ज्यादा चाहिए, जो कम एरिया कवर कर रहा है उसमें लाइट कम चाहिए। ये मशीन्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ लाइट्स के लिए है। ठीक है, इसके लिए भी बेस सेम वही आ रही है, एरिया इन स्क्वायर फीट। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 13,600 है। और इसको भी सेम उसी तरीके से मैं अगर इसको कॉपी कर दूं और एक दफा चेंज कर लेते हैं इसको, ये, और इसको दोबारा कॉपी कर दें, ये सेम मैंने वही बेसिस यूज की। और ये आ जाएगा 12, 15, इसका रेशो है 6 और आखिरी इसकी रेशो है 2। ये हीट एंड लाइट के बाद नेक्स्ट देखिएगा तो पावर। पावर के लिए आपकी बेस क्या होनी चाहिए, ये तो क्लियर लिखा भी हुआ है। अगर आप पावर यूसेज, यस, पावर यूजेज इन परसेंटेज, ये तो परसेंटेज में दी हुई है। ठीक है, इसलिए यहाँ रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। यानी 54% कॉस्ट आपने मशीन ए को ट्रांसफर करनी है, 40% बी को, 3% असेंबली को, 1% कैंटीन को और 2% मेंटेनेंस को। तो ये मैं सिंपल परसेंटेज लूंगा और यहां मैं लिखता हूं पावर यूजेज इन परसेंटेज। और टोटल कॉस्ट है मेरे पास 34,400। ठीक है, और इसके लिए तो वर्किंग में लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 54% इस अमाउंट का मैं 54% ले लेता हूं, दिस वन। और मैं फिर परसेंटेज चेंज करता जाऊंगा तो ये खुद ही आती जाएगी। नेक्स्ट परसेंटेज है 40%। ये 40% कॉस्ट इसको एलोकेट हो गई। 3% 0.03, देन फिर हमारे पास आ जाएगा 1%, ये 1%, और आखिर में 2% आ जाएगी कॉस्ट दिस वन। अब इन सारी कॉस्ट को अगर मैं ऐड कर लूं तो एग्जैक्टली 34,400 के इक्वल आ गया। पावर के बाद हमारी नेक्स्ट कॉस्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन के लिए बेस क्या होनी चाहिए, मशीन डेप्रिसिएशन के लिए एरिया, वैल्यू ऑफ मशीन, पावर, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन यूजेज और वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन। यस एग्जैक्टली, वैल्यू ऑफ मशीन। अच्छा, अब इसके लिए हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीन। ओके, अच्छा, इसके लिए आसान तरीका क्या होता है डेप्रिसिएशन के लिए, जैसे हमने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है कि डेप्रिसिएशन रेट निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 160,800। अगर हम डेप्रिसिएशन रेट निकाल लें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे निकलता है कि अगर मेरी डेप्रिसिएशन 160,800 है, यानी डेप्रिसिएशन मेरी 160,800 है, और जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू, मैं इस वक्त किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, टोटल 160,800। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज ले लूं तो यू कैन सी दैट इज 10%। इसका मतलब है कि जो जिस डिपार्टमेंट में जितनी मशीन है उसका 10% डेप्रिसिएशन होगी। अब जैसे देखिएगा, मशीन शॉप ए में 760,000 है, तो 760,000 की 10% कितना आएगा, 76,000। ये तो जबानी में कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि 10% किसी भी अमाउंट का लेना हो, एक जीरो कम कर दें तो वो 10% होता है। मशीन शॉप बी में जो मशीन्स मौजूद हैं वो 716,000 की हैं, तो इसकी डेप्रिसिएशन 71,600 आएगी। सेम इसी तरह असेंबली में देखो तो 88,000 की अमाउंट है, इसका 10% 8,800। देन
कैंटीन में 12,000 की वैल्यू की मशीन है, इसकी डेप्रिसिएशन 1200 आएगी। और उसके बाद मेंटेनेंस जो है वो 32,000 है, इसकी डेप्रिसिएशन 3200 आएगी। और अगर इन तमाम डेप्रिसिएशन को मैं ऐड करके देखूं तो टोटल डेप्रिसिएशन के इक्वल आ रहा है, राइट। अब अगर आप गौर से देखिए, इसके बाद मजीद कोई हेड ऑफ अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। ये दो स्टेप मेरे कंप्लीट हो गए। दिस इज नॉन एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम यहां पर इनको पहले स्टेप पे टोटल करेंगे, थर्ड स्टेप से पहले, री एलोकेशन से पहले। अब मैं पहले इनको प्लस कर लेता हूं, फार्मूला लगा लेते हैं, इसको टोटल किया, दिस वन इज 66620 टोटल है, और ये सारे एलोकेट हो गए। यानी टोटल कॉस्ट मशीन शॉप ए को जो ट्रांसफर हुई है वो 174 है 1000, और 180, 107, 134 एंड 69, इन सबको ऐड करेंगे तो वो टोटल के एग्जैक्टली इक्वल आएगा 6666620, राइट। अब इसके बाद मैं रीअपोर्शनमेंट की तरफ जाता हूं। जब रीअपोर्शनमेंट में जाऊंगा तो उसके लिए मैं इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है, वो उसके लिए अलग से लेंगे क्योंकि उसमें 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा किसके लिए कौन सा मेथड हमने यूज करना है, राइट। अच्छा, अब ये बेसिकली कुछ सेकंड रह गए, ये ड्रॉप होगी और फिर मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, अब मैं दोबारा इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी ये जैसे ही ड्रॉप होगा ना मीटिंग, तो मैं दोबारा इसको कनेक्ट कर लूंगा। अब रीअपोर्शनमेंट की तरफ आता हूं, और रीअपोर्शनमेंट के पहले हम जरा डिस्कस करते हैं मेथड्स। रीअपोर्शनमेंट,